नाज़रीन, जंग फैल रही है और इलाकाई जंग और खुली जंग की तरफ हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त इजराइल और यमन की डायरेक्ट वॉर छिड़ चुकी है। एक वॉर के अंदर नई वॉर, ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि इसराइल में यमन के जवाबी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, इसराइल की तमाम बेसेस, तेल अवीव, उसके शहर, उसके बाकी अहम स्ट्रेटेजिकल साइट जो हैं वो उसके तमाम बॉर्डर्स वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि यमन किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकता है। और ये एक ऐसा हमला होगा जो बस एक हमला नहीं होगा, यानी ईरान ने जैसे हमला किया था, ये बस वैसा एक ही हमला नहीं होगा, बल्कि ये हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला है। आप यूं ही समझ लीजिए कि इजराइल ने मक्खियों के छत्ते में दरअसल जो है वो हाथ दे दिया है। ठीक है, यमन पर हमला करना इसका मतलब यही है। इसका अंजाम और इसकी प्राइस जो है वो इजराइल को इसी तरह से जो है वो पे करना पड़ेगी। और ये ना रुकने वाला सिलसिला अब यमन से शुरू हो गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हिजबुल्लाह के मुसलसल हमले जारी हैं और गोलान हाइट्स के ऊपर बताया जा रहा है कि इसराइली फौज की हलाकतें हुई हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर एक ये भी है कि लेबनान जंग के नतीजे में रशिया से खबर यह है कि रशिया इस जंग में डायरेक्ट इंटरवीन करने जा रहा है। जैसे कि ईरान के हवाले से खबर है ना कि लेबनान जंग हुई तो ईरान बराह रास्त होगा, तो यही खबर अब रशिया के हवाले से आ रही है। सोचिए, जो अगर हम आपको कहते हैं कि भाई यहां से सिलसिला आलमी जंग की तरफ जा सकता है, तो ये इसके बाद भी कोई सबूत चाहिए दुनिया को, या इसके बाद भी कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि यह मामला किस तरफ जा रहा है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी दलील यह है कि जहां आपने 1,86,000 लोगों को शहीद कर दिया है, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। इसके बाद इंसानियत और अमन दोनों दुनिया से रुखसत हो गए, तो अब दुनिया को आलमी जंग से कोई बचा नहीं सकता है। दुनिया ने तमाशा देखा है, इतनी बड़ी बेहसी और बेबसी आपने दिखाई कि बिला वजह, मतलब एक जान की भी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते, और 1,86,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। किस लिए, मुझे बताइए? इसका मलबा कौन उठाएगा? इसका हिसाब कौन देगा? वो 1,86,000, एक उनमें से 1% भी एक कहानी है। यानी हर इंसान होता है ना, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके ड्रीम्स, उसका माजी, उसका मुस्तकबिल, एक बंदे के अंदर एक कहानी छुपी होती है। तो ये 1,86,000 हैं, तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं हुई। ये दुनिया के ऊपर, कुर्रा अर्ज के ऊपर, मतलब आपने किया क्या है? दुनिया ने क्या, दुनिया को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर बैठे हैं, और अभी भी उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो अब रशिया कह रहा है कि वो वहां से डायरेक्ट उनकी इंटरवेंशन हो रही है, तो ये मामला अल्टीमेटली वहीं जाएगा जिसकी हम प्रेडिक्शन आपको करते रहें। तो ये सारी अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इजराइल पर कारी ज़रब लगाने के लिए फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों के पास सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये सबसे एक सुनहरी मौका, एक अहम तरीन मौका उनके पास है। यानी यमन और इसराइल की डायरेक्ट जंग छिड़ चुकी है और यमन के पास स्ट्राइक करने का हक हासिल है, क्योंकि यमन की टेरिटरी के ऊपर हमला हुआ है, तो यमन रिस्पॉन्ड करने का हक रखता है। तो अगर इस दरमियान फलस्तीन के इत्तेहादी एक काम कर जाएं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नाज़रीन फिर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। नाज़रीन, इजराइल के जो सबसे बड़े एसेट्स हैं, उन एसेट्स में उसकी चंद एक बेसेस हैं, F-35 वाली बेसेस और बाकी तैयारों वाली बेसेस, कुछ अहम दीगर स्ट्रेटेजिकल साइट्स हैं, और तेल अवीव में कुछ ऐसे एरियाज हैं, उसके गैस रिजर्वायर्स हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर, हाइफा पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ मतलब ये सारे मिलाकर ये उसके सबसे बड़े एसेट्स हैं। 12, 15, 20 ये टारगेट्स बनते हैं। तो आज तक मिडिल ईस्ट के अंदर, तारीख के अंदर, कोई भी इजराइल के इन टारगेट्स को हिट नहीं कर सका है तारीख में। तो इस मौके की मुनासबत से अगर यमन और बेशक सारे इत्तेहादी भी मिल जाएं, यानी अपनी सारी ताकत लगा दें, चाहे उसके लिए हजारों ड्रोन्स और हजारों मिसाइल इस्तेमाल क्यों ना करने पड़े, आपके पास राइट है ना, राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, जो इजराइल को है तो आपको भी हासिल है। तो चाहे हजारों ड्रोन्स और हजारों मिसाइल इस्तेमाल कर लिए जाए, लेकिन एक दफा यह काम कर दिया जाए कि इन टारगेट्स को एक दफा निशाना बना दिया जाए, तो इन टारगेट्स का हिट होना इजराइल अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। यह इजराइल के लिए एक ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अब देखना कि इजराइल हिजबुल्लाह को इतनी धमकियां देकर डिले क्यों कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि इजराइल बमबारी तो कर लेगा लेबनान में, लेकिन लेबनान से जो मिसाइल आएंगे और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, तो
फिर उसका सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन के करीब हो जाएगा। बेशक वो लेबनान में जो मर्जी भी तबाही मचा दे, लेकिन उसके अपने जो शहर हैं वो खंडर बन जाएंगे। तो ये यमन में इस वक्त इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। ये आपको पहले हमने डिस्कस कर दिया कि ये वो सबसे बड़ा एक उनका टारगेट है, टॉप प्रायोरिटी है कि अगर ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि देखें इसराइल तो रोज़ रोज़ आकर यमन पर बमबारी नहीं कर सकता। अगर रोज़ आएगा तो भी कैसे, वो तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो रोज़ाना लेबनान में तो कर सकता है, लेकिन 2000 किलोमीटर ज़रा यमन में आकर कैसे करेगा। और ये भी उसने जो बमबारी की है, यह मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह बैसाखियों के ऊपर चलने वाली एक रियासत है। वो कोई फॉर्मेडेबल और इनविंसिबल आर्मी नहीं है। तो ये एक अहम चीज़ है। अब नाज़रीन, पहले मैं आपके सामने इस जो इसराइल ने हमला किया उसकी मजीद रिपोर्ट्स और इसराइल की जो बढ़ के सामने आई हैं मजीद, वो पहले मैं आपसे शेयर कर दूँ। नाज़रीन, खबर यह है कि 20 फाइटर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। 20 जहाज इसराइल ने भेजे हैं, वो जो हुदैदा के ऊपर उसने जाकर हमला किया है। यानी अब आप देखें ना कि वही बात, क्या रोज़ाना आकर इसराइल इस तरह का हमला कर सकता है। फिर अगली खबर देखिए, वो भी बड़ी अहम खबर है। इटली ने इसराइल को हेल्प किया एयर फ्यूलिंग के अंदर। अब आप अंदाजा करें कि ये वो मुल्क हैं जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं। तो इन ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस के सियाह चेहरे जो हैं, इनके जो डार्क फेसेस हैं, वो इस वक्त दुनिया के सामने आ रहे हैं कि वैसे तो बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन रहे हैं, लेकिन इसराइल के ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, इसराइल को नहीं रोक रहे, बल्कि उसके लिए असले सारी सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। और अगर बाहर से कोई मुल्क आकर इसराइल को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उस मुल्क के ऊपर वापस जाकर हमला करे। यानी इस सूरत हाल को वो नहीं देख रहे कि जंग किस तरह फैल रही है और आगे दुनिया का क्या होने जा रहा है। उनको सिर्फ इसमें है कि इसराइल जो चाहता है, अगर उस पर किसी ने अटैक किया तो फिर इसराइल का अटैक करना जरूरी है, ये मामला फिर जहां मर्जी जाकर रुके, उनको कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे इसराइल के सामने जो है ना, ये सारे झुके हुए हैं, ऐसे उनके सामने गुलाम बने हुए हैं। और ये जो चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बनते हैं, ये दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन आगे चलते हैं। तो एक और जो चीज डिस्कस हो रही है वो ये है कि क्या ये इसराइल का अलोन अटैक था या उसमें अमेरिका भी शामिल था। अब दो तरह की खबरें हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था, इसमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल था। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम की ये खबर है कि ये अलोन अटैक था, इसराइल ने अकेले ये हमला किया। और एक्सियोस की ये रिपोर्ट है कि अमेरिका और इसराइल और बरतानिया ने ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किया है, मतलब उन्होंने मिलकर जो है यमन के ऊपर बमबारी की है। अच्छा, सूरज जो भी निकले, अगर इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर हमला किया है, तो अमेरिका भी फिर तैयार हो जाए इस रिस्पांस के लिए। और अमेरिका तो अब अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर चुका है। सेंटकॉम के कमांडर ने दुनिया को बता दिया है कि हम यमन को रोकने में नाकाम हो। तो उनको पता है कि यमन जब रिस्पॉन्ड करेगा तो किस लेवल का रिस्पॉन्ड करेगा। उनके फौजी ज़हनी और असाबी बीमारियों का शिकार है। अच्छा, अगर अमेरिका इसमें नहीं था और इसराइल अकेला था, तो यह तो ज्यादा खतरनाक चीज है इसराइल के लिए। यह तो ज्यादा बड़ी उनके लिए शिकस्त है कि क्या अमेरिका इतना डर गया है, क्या वो इसराइल का इसमें भी साथ नहीं दे रहा कि यमन के ऊपर आकर वो बमबारी कर ले। तो दोनों सूरतों में ये उन्हीं की नाकामी है और उन्हीं के लिए शिकस्त है। अच्छा, अगली नाज़रीन खबर यह है कि हमारे अपने जो कुछ सरकर्दा लीडर ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के जो मालिक हैं, उनके हवाले से यह खबर आ रही है कि उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया था, उनको भी बताया गया था या उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन उनसे कोऑर्डिनेशन हुआ है। अब जिन दो मुल्कों का नाम लिया जा रहा है, मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। अगर उन मुल्कों ने इसमें हिस्सा लिया है तो पहले ज़रा कंफर्म हो जाने दें कि उन्होंने हिस्सा लिया या नहीं। ये हमारे अपने दो मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, कि उनकी एयर स्पेस या उनके साथ कोऑर्डिनेशन या उनकी इंटेलिजेंस इसमें जो है वो इस्तेमाल हुई है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और आप देखें, हमारे इन सरकर्दा लीडर मालिक को ज़रा अकल नहीं आती। और यार, इसराइल तो चाहेगा कि कोई मिडिल ईस्ट का मुल्क उसके साथ खड़ा हो, वो तो जानबूझकर भी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि यमन की और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की आपस में लड़ाई हो और इसराइल को एक लेजिटिमेसी भी मिले कि इसराइल बयानियां बना सके कि देखो ये वाले मिडिल ईस्ट के मालिक तो हमारे साथ है, ये तो यमन दहशतगर्द है। जैसे ईरान ने अटैक किया, जॉर्डन ने दिफा किया, तो मगरबी मीडिया में बयानियां क्या चलता रहा कि देखो ये जॉर्डन तो हमारे साथ है, ये ईरान दहशतगर्दी करता है, रीजनल जो कंट्रीज हैं वो इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लेजिटिमेसी होती है। अच्छा, अब आप देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन यमन ने नाज़रीन ये एक बड़ी अहम चीज़ अनाउंस की है। यमन ने यह कहा है कि जिस अरब मुल्क ने हमारे अब ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, अभी जो वो हमला करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर,
जिसने हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया वो फिर उसके नतायज भुगतेगा। इससे पहले यमन क्या कर रहा है कि जो है ना रेड सी को इस्तेमाल कर रहा है, किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन अब चूंकि जंग फैल गई है, मामला दूसरा हो गया है, तो अब उन्होंने बहुत बल्क के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल भेजने हैं। तो उन्होंने कहा अगर किसी ने हमारे गिराए मिसाइल रास्ते में तो फिर हम उससे निपट लेंगे। अच्छा, इसके अलावा खबर यह है कि नेतन्याहू जो है वो कमांड रूम के अंदर था जब ये कार्रवाई हो रही थी। असल में बात यह है कि नेतन्याहू के ऊपर आपको पता है कि ऑलरेडी कितना प्रेशर है, शिकस्त इस्टेब्लिश हो चुकी है, हजारों फौजी मारे जख्मी भाग गए, ठीक है, सैकड़ों टैंक्स, गाड़ियां, ट्रूप कैरियर, लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं जो हिजबुल्लाह ने हशर नशर करके रख दिया। यानी वहां पर एक पूरी खौफ और शिकस्त की फिजा है। ऊपर से कर दिया यमन ने हमला, तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था। तो उसने एक थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि हम तो बड़े पावरफुल हैं, तो इस एक हमले से क्या हो गया यमन का, तो वो बस एक उसने टैक्टिक जो है वो खेली है। अच्छा, आगे चलें तो डिफेंस मिनिस्टर का बयान, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है दिस फायर इन यमन कुड एक्सपैंड इन होल मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट को धमकी लगाई गई है कि ये तबाही हम पूरे मिडिल ईस्ट में फैला देंगे। इससे पहले ये भी ये कह चुके हैं कि हम पूरे मिडिल ईस्ट पर न्यूक्लियर बम भी गिरा सकते हैं। अच्छा, अगली बात नजीर समुद्रिक का बयान जरा आप देखिए। समुद्रिक कमेंटेड ऑन द यमन अटैक। अब जरा इसकी लाइनें सुनिएगा। एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर टूथ, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। Whoever attack us, we will hit him hard. It is time to change the equation in the north as well. हम आंख के बदले आंख लेंगे, दांत के बदले दांत लेंगे, जो हमें अटैक करेगा हम उसको हिट हार्ड करेंगे। और अब नॉर्थ यानी हिजबुल्लाह के साथ भी निपटने का वक्त आ गया। तो बिल्कुल सही है। अब जरा यमन के हवाले से देखिए, वैसे ये समुद्रिक का उधर वाशिंगटन में डिस्कशन भी हो रही है कि इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, वो बहरहाल बेमानी चीज़ है। अच्छा, यमन का अब जरा रिस्पॉन्स देखिए कि उन्होंने क्या कहा है कि वो किस तरह का हमला करने जा रहे हैं। ये जो बड़ा दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख कर रहे हैं ना, तो वो यमन इनको बताता है कि अब वो असल में इनके साथ क्या करेगा। जरा सुनिएगा यमन का रिस्पॉन्स। यमन विल रिस्पॉन्ड टू द इजरायली एनिमीज एग्रेशन एंड द वॉर हैज बिकम डायरेक्ट विद द ऑक्युपाइंग एंटिटी। अब हमारी इजराइल के साथ जो जंग है वो डायरेक्ट हो चुकी है। इन यमन दे थ्रेटन दैट इजराइल शुड एक्सपेक्ट अ वेरी हार्श रिस्पॉन्स। इजरायली मीडिया कह रहा है कि मतलब पूरा खौफ हरास है इजराइल के अंदर कि उन्होंने कहा जी हार्श रिस्पॉन्स आने वाला है। तो अगर यमन कह रहा है कि हार्श रिस्पॉन्स आने वाला है तो फिर आने वाला है वाकईतन हार्श रिस्पॉन्स, और पता नहीं हमारा क्या बनेगा, शदीद खौफ। ऑपरेशंस इन जाफा, जाफा यानी कि तिल अवीव, अब ये जाफा ही लिखा जाएगा। जाफा पुराना फलस्तीनी शहर है जिसके ऊपर कब्जा करके तिल अवीव बनाया गया। तो जब से यमन ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो अब यही लफ्ज मकबूल हो चुका है, जाफा। ऑपरेशन इन जाफा विल कंटिन्यू एंड यमन विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद जस्ट रिस्पॉन्डिंग। अब ये सुनिएगा, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। एंड द यमनी आर्मीज गोल बैंक में एक्सपैंड। वो कह रहे हैं कि जैसे मतलब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, ईरान ने एक अटैक कर दिया था, तो सेटल द स्कोर इसको कहा जाता है। तो ये सेटल द स्कोर नहीं होने वाला है कि यमन पर अटैक हुआ और यमन जवाबी कार्रवाई कर देगा तो ये सेटल हिसाब बराबर हो गया। ये हिसाब बराबर नहीं होने वाला, ये मामला वो नहीं है। ये एक जंग शुरू हो गई है और हमारे जो हमले हैं वो ना रुकने वाले अब शुरू हो गए हैं, जिसमें तिल अवीव मेन फोकस है और बाकी तमाम शहर। एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो हमारा शुरू हो चुका है और ये एक्सपेंशन जो है वो होती चली जाएगी। ये वन अटैक नहीं होने वाला। ये फर्क समझ लीजिए कि जैसे ईरान ने किया था, सेटल द स्कोर किया था, और उसके बाद जब इसराइल ने अटैक किया था तो भी याद करिए उन्होंने 2-4 ड्रोन दागे थे सिर्फ। तो ये सेटल द स्कोर नहीं है, ये जंग है यमन की। वो कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट जंग इसराइल के साथ जो है वो शुरू हो चुकी है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द अंसारुल्लाह अथॉरिटी सेज टू अल जजीरा, we confirm that the raids did not target any military targets but rather civilian targets। ठीक है, एक तो इन्होंने जो है वो सिविलियन को निशाना बनाया, उसमें शहादतें हुई हैं। जो हुदैदा के ऊपर हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं। तो अब यमन कह रहा है कि हम भी ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविलियंस को भी जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाना बनाएंगे। जो समुद्रिक ने कहा कि आंख के बदले आंख और कान के बदले कान और पता नहीं क्या क्या, तो सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ है तो यमन कह रहा है कि उसी तरह से जवाब देंगे। हसन नसरुल्लाह का बड़ा अहम बयान अजीज सामने आया। हसन नसरुल्लाह कह रहा है कि यमन इज नॉट अलोन, वी आर ऑल यमनीज। ये है बेसिकली यमन की प्राइड। आज सब यमन के ऊपर फख्र कर रहे हैं और जो उन्होंने बेसिकली अजमत वाला काम किया ना, मजलूमों के साथ जो खड़ा होता है हमेशा उसको सराहा जाता है। जो वक्त के फिरौन के सामने खड़ा होता है हमेशा उसको सराहा जाता है, उसकी अजमत होती है। तो हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं कि वी ऑल आर यमनीज। मैं आपको बता रहा हूं इस नई दुनिया में आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के फैसले करने वाला यमन होगा, उसकी अजमत होगी।
ठीक है, यमनियों को एक अजीम कौम के तौर पर देखा जाएगा। हसन नसरुल्लाह कह रहे हैं वी ऑल आर यमनीज। ठीक है, तो ये सूरत हाल है यमन का मामला। अब आ जाते हैं जरा हिजबुल्लाह वाली साइड के ऊपर। हिजबुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं। इसी दरमियान खबर रूस से आई है जिसको यूएस इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि रूस बराह रास्त इंटरवीन करने जा रहा है लेबनान जंग के अंदर। जब इसराइल दाखिल होगा, लेबनान की भरपूर और खुली जंग शुरू हो जाएगी, तो वो एक ऐसी जंग होगी जिसमें रशिया भी इंटरवीन करेगा। ईरान तो करेगा, वो तो इस्टेब्लिश बात हो चुकी है, लेकिन रशिया इंटरवीन करेगा। अब इस खबर को किस तरह से बयान किया जाए, कितनी बड़ी बात है। रशिया इंटरवीन करने जा रहा है इसराइल के खिलाफ, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं तो आपको बता चुका हूं कि चाइना रशिया कभी भी आपके साथ नहीं थे। अगर वो माजी में आपके साथ होते तो आप बहुत पहले जमीनी हकायक को बदल सकते थे। ये तो आज वो आपके साथ हुए हैं और उसके भी म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब के ऊपर ये मुआहदे हुए हैं। ठीक है, तो अब जरा इसकी खबर आप देखिए। यूएस ऑफिशियल्स कंसर्न्ड इजरायली ऑफेंसिव ऑन हिजबुल्लाह कुड ड्रैग इन रशिया। US defense intelligence officials are concerned that Israeli invasion of Lebanon could further ignite the Iran's allies with the region and cement Tehran's military cooperation with Russia. रशिया डायरेक्ट आ जाएगा, ईरान के जो रीजनल एलाइज हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ईरान और रशिया के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे अगर लेबनान जंग हुई तो। अब ये मामला इस कदर जो है वो वाइडर कैनवस के ऊपर जो है वो फैल चुका है। अच्छा, इसी दरमियान हिजबुल्लाह ने ये अटैक किया है और गुलान हाइट्स के ऊपर बता रहे हैं कि इसराइली फ़ौज की हलाकतें हुई हैं और ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे सेटलमेंट्स के अंदर अटैक किया गया है। वो अब नाम बताने का वक्त नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेटलमेंट्स, दर्जनों उनकी आबादियाँ जो वो अंडर अटैक आई हैं। और एक खबर मैं आपको बताना भूल गया कि इसराइली मीडिया ये भी बता रहा है कि प्रिपरेशंस इन इसराइल फॉर अ यमनी रिस्पॉन्स। बहुत बड़ी खबर है कि इसराइल में बाकायदा तैयारी हो रही है कि मतलब यमन अब अटैक करने जा रहा है। वो अलर्ट और एयर डिफेंस एक्टिव और एयर फोर्स एक्टिव वो सारा वो कर रहे हैं। अमेरिकी आर्मी इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है कि इसको डिफेंस करने के लिए, लेकिन कैसे डिफेंस करेंगे और कब तक डिफेंस करते रहेंगे। अब जरा अगली खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आलमी अदालत के हवाले से एक चीज। नाज़रीन, जो इसराइल की एरोगेंस है ना, वो कुदरत की तमाम हदें जो है वो पार कर चुकी है। कुदरत को तकब्बुर पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज जो है खुदा के नजदीक वो तकब्बुर है। लेकिन नाज़रीन, जो इसराइल की एरोगेंस है ना, वो पूरे जहान के ऊपर इस वक्त भारी हो चुकी है। ये कुदरत की तय की गई तमाम हुदूदो क़यूद से इस वक्त आगे निकल गई है। तो अब इनका अंजाम देखो कि क्या निकलता है। दुनिया में जब भी इस एरोगेंस के साथ कोई कौम सामने आई है, फिर उसका बहुत ही इबरतनाक अंजाम हुआ है। और इस वक्त ये कौम दुनिया में मौजूद है जो फितना फैला रही है और सबको तबाही की तरफ लेकर जा रही है। नाज़रीन, देखिए कि इन जालिमों ने आईसीजे के फैसले के बाद बमबारी तेज कर दिया गजा के ऊपर और वेस्ट बैंक में घर छीनना, तशद्दुद करना, जुल्म करना वो बढ़ा दिया है। ठीक है, वेस्ट बैंक की जो वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं, पूरे आलम इस्लाम को अगर गैरत दिलानी है तो सिर्फ वीडियोस उनके सामने रख दें जो कुछ खवातीन और वहां के निहत्ते लोगों के साथ हो रहा है। जैसे इसराइली सेटलर्स जाते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, उनको वहां से बाहर, घर से बाहर निकाल के घसीट कर फेंकते हैं, उनका घर छीन लेते हैं, कोई गिरा दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है। और अगर आगे से कोई रेजिस्ट करे तो इसराइली फौज पीछे खड़ी होती है, वो फौरन आ जाती है और बंदूक तान लेती है। ठीक है, ये वहां पर हो रहा है। मतलब ये हद है। मैं तो मतलब फलस्तीनी इस वक्त क्या सोचते होंगे। आप जरा सोचिए सही कि आपके घर में इस तरह कोई घुसे, आपको घसीट कर बाहर फेंके और जो आपका घर छीन ले, आपकी ज़मीनें छीन ले, आपकी फैमिली के साथ तशद्दुद करे, आप उसको कैसे आप क्या करेंगे, उसका जवाब किस तरह से देंगे। तो ये उनके साथ हो रहा है, मतलब ये दहाइयों से चला आ रहा है और इस वक्त शिद्दत बढ़ गई है। इजराइल पाउंड्स गाजा आफ्टर आईसीजे रूल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन लैंड मस्ट एंड। इजरायली ऑफिशियल रिजेक्ट द नॉन बाइंडिंग आईसीजे डिसीजन। उन्होंने इसको नॉन बाइंडिंग, और भाई आलमी अदालत का कौन सा फैसला नॉन बाइंडिंग होता है। वाइल इजरायली सेटलर्स लॉन्च अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियन एंड देयर प्रॉपर्टी इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड टाउन्स एंड विलेजेस, इजरायली पॉलिसीज अमाउंट टू एनेक्सेशन ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, के उनकी बड़े पैमाने के ऊपर एनेक्स करना, यानी उनकी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा करना। समुद्रिक बेन गवर कॉल फॉर एनेक्सिंग वेस्ट बैंक इन रिस्पॉन्स टू आईसीजे रूलिंग, यानी कि पूरे के पूरे को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया जाए। तो मुझे बताइए कि अब इसका अंजाम क्या निकलेगा। जो अपने महल्लात में बैठे हैं वो तो बैठे हैं, लेकिन यमन तो इसको कबूल नहीं कर सकता, हिजबुल्लाह तो इसको कबूल नहीं कर सकता। मतलब आप इनकी एरोगेंस का ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में कोई इस तरह कर सकता है कि आलमी अदालत का फैसला है और वो निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ा दें। क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है?
ये तो सिक ऑफ द माइंडेड ये पीपल हैं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं दुनिया को इनसे, दुनिया के अमन को इनसे खतरा है। अगर वेस्ट अभी भी अगर वो ख्वाब गफलत से नहीं जाग रहा तो उसको सोचना चाहिए कि ना यूक्रेन की जंग में उसका फायदा हुआ, ना गजा की जंग में उसका फायदा हुआ है। इन इंतहा पसंदों के हाथों, ठीक है, वो अपने अमन को और अपनी जो है ना ऑर्डर को तबाह कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार को तबाह कर रहे हैं। तो कोई कबूल करे ना करे, यमन और हिज़्बुल्लाह और हमास और इराक और ईरान इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते। इस एरोगेंस को अब जो है ना जारी नहीं रखा जा सकता है, इस जुल्म को जारी नहीं रखा जा सकता। या तो फिर हमास, हिज़्बुल्लाह, यमन सब खत्म हो जाएंगे तो ये अपनी एरोगेंस जारी रखें, लेकिन अब इसको कबूल नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने एक वाइडर कैनवस के ऊपर एक चीज़ रखने जा रहा हूँ। पहले जरा हेडलाइन देखिए, यूएस कॉल्स ऑन इंडिया टू रीथिंक टाइज विद रशिया चाइना। अब ये ना हालात काफ़ी ख़राब होने जा रहे हैं। जो जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक बैलेंस ताल्लुकात अपने रख रहा है, लेकिन दुनिया दो हिस्सों में क्लियरली डिवाइड हो रही है, जैसे कोल्ड वॉर में थी। तो अब किसी के लिए दरमियान वाली साइड नहीं होगी। ये जो अब अमेरिका पॉलिसी और ख़ासकर जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसका मेन फोकस चाइना है, इधर ईरान है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मतलब खासकर चाइना, तो वो कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ स्ट्रेट पोजीशन ली जाए और इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा इंगेज कर रहा है और बैलेंस पॉलिसी, और इंडिया को अमेरिका अपना इत्तेहादी भी कहता है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अब अगर हमारे इत्तेहादियाँ इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला मामला करें, तो अब इसमें इंडिया किस तरह मामलात को लेकर चलता है, बाकी दुनिया, मतलब ये कशीदगी है जो बढ़ रही है। ये दुनिया का ऑर्डर जो है वो मतलब खात्मे की तरफ जा रहा है कि अब अमेरिका, नेटो एक बड़ी जंग के जरिए अपने इस ऑर्डर को बचा पाते हैं ये सारे मुल्क रेजिस्ट करेंगे, कि इंडिया रेजिस्ट करेगा कि नहीं हम चाइना से नहीं बिगाड़ सकते, रशिया से नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारी खाते उनके खिलाफ स्टैंड नहीं ले सकते। तो मगरब का वर्ल्ड ऑर्डर तो चैलेंज हो गया ना, मतलब इंडिया ने सबड्यू अगर नहीं किया तो उनकी विल तो चैलेंज हो गई। तो यही कुछ होता है और क्या होता है। और डॉलर के ऊपर काम हो रहा है। डॉलर आखिरी चीज होगी इनके इक़्तिदार के मुकम्मल खात्मे की, वो आखिरी चीज़ होगी, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।